हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मुत्तल बायोलॉजी में। देखिए, आज की वीडियो में हम बात करेंगे। आपको पता है हमारी जो प्रिपरेशन चल रही है वो यूनिट पीजी 2024 की चल रही है और इसमें हम जो है यूनिट वाइज क्वेश्चंस को अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपने थ्योरी जो है वो अब तक पढ़ ली होगी और अपन यहाँ पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके आपको दिखा रहे हैं। मैं जो लिमिटेड क्वेश्चंस होते हैं या फिर लिमिटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं यूनिट वाइज वो आपको लेके आ रहा हूँ। आज की जो अपनी यूनिट है वो है बायोकेमिस्ट्री की यूनिट रहने वाली है। ठीक है, धीरे धीरे हम जो सारी यूनिट्स हैं उनको कवरअप करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक जो एग्जाम की डेट बताई जा रही है वो 25 जून बताई जा रही है। 25 जून एग्जाम की डेट बताई जा रही है। आगे यदि इसमें कोई संशोधन होता है या डेट आगे बढ़ती है तो वो आपको सूचित कर दिया जाएगा। टेलीग्राम को जरूर से चैनल को जो है ज्वाइन करें। पहला क्वेश्चन जो अपना टॉपिक है आज का वो एंजाइम से अपन स्टार्ट कर रहे हैं। बायोकेमिस्ट्री के अंदर पहला टॉपिक है अपना कौन सा, एंजाइम। इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, देखिए, हु कॉइन्ड द टर्म एंजाइम, यानी कि एंजाइम जो शब्द है इसको किसने प्रतिपादित किया था या किसने लाए थे। कुहने नाम के साइंटिस्ट थे, बुकनर नाम के साइंटिस्ट थे, सुमनेर नाम के साइंटिस्ट थे या फिर अल्टमान नाम के साइंटिस्ट थे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो कोहनी नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले एंजाइम को नाम दिया था, या फिर जो ऐसे प्रोटीनियस पदार्थ थे जिनकी खोज की गई थी उनको नाम किसने दिया था, कोहनी नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। आगे बात करते हैं। एंजाइम्स आर बेसिकली मेड ऑफ, यानी कि एंजाइम सामान्यतः रूप से किससे बने हुए होते हैं। कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, फैट्स होते हैं या फिर विटामिन होते हैं। तो हमें पता है जो एंजाइम होते हैं वो नेचर वाइज कैसे होते हैं, प्रोटीन्स इन नेचर होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, एट बॉइलिंग टेम्परेचर एन एंजाइम गेट्स, यानी कि यदि हम एक उनके बॉइलिंग टेम्परेचर पर जाएं तो एंजाइम क्या हो जाते हैं, किल्ड हो जाते हैं, यानी खराब हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं, यानी निष्क्रिय हो जाते हैं, अनइफेक्टेड रहते हैं, यानी कि कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, या फिर डीनेचुरेटेड हो जाते हैं। तो इसके यदि हम सही उत्तर की बात कर लें तो एंजाइम बॉइलिंग टेम्परेचर पर क्या हो जाते हैं, डीनेचुरेट हो जाते हैं। डीनेचुरेट का मतलब होता है विकृत हो जाते हैं। विकृतीकरण को नेचुरेशन डीनेचुरेशन कहा जाता है, यानी कि वो कैसे हो जाते हैं, विकृत हो जाते हैं। विकृत होने का मतलब क्या होता है कि उनका एक स्पेसिफिक कन्फिगरेशन होता है जिसे अपन टर्सरी स्ट्रक्चर कहते हैं, या फिर उनका एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है। जब जो बॉइलिंग टेम्परेचर को जाते हैं तो उनकी जो स्ट्रक्चर है या उनकी जो संरचना है वो विकृत हो जाती है। उनके बीच में जो बंध बनते हैं वो बंध क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। टूटने से उनकी जो स्ट्रक्चर है वो कैसी हो जाती है, खराब हो जाती है, यानी कि वो एक तरीके से कैसे हो जाते हैं, डीनेचुरेट हो जाते हैं, वो विकृत हो जाते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए, वायरसेस क्या है, आर विदाउट एंजाइम्स, यानी कि वायरस विदाउट एंजाइम के होते हैं। हैव एंजाइम अटैच टू देयर वॉल, यानी कि वायरसेस के पास एंजाइम होते हैं जो उनकी वॉल के पास अटैच रहते हैं। तो आपको पता है जो वायरसेस होते हैं उनके पास किसी भी प्रकार के एंजाइम नहीं पाए जाते। आगे बात करते हैं। आर रिच इन एंजाइम, तो हमें पता है एंजाइम तो उनके पास होते नहीं है। नन ऑफ द अबव इसका आंसर हो ही नहीं सकता। इसका जो राइट आंसर है वो क्या रहेगा, आर विदाउट एंजाइम, यानी कि आरएनए सॉरी जो वायरसेस होते हैं उनके पास एंजाइम नहीं देखने को मिलते। आगे देखते हैं। देखिए, स्टडी ऑफ एंजाइम्स इज कॉल्ड, यानी कि जो एंजाइम की स्टडी होती है उसे अपन क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं, प्रोटियोलॉजी कहते हैं, एंजाइमोलॉजी कहते हैं या फिर फिजियोलॉजी कहते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यदि हम इसके राइट ऑप्शन की बात करें तो एंजाइमोलॉजी क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर रहेगा। आगे देखते हैं। देखिए, इफ द एंजाइम एक्शन इज स्टॉप्ड बाय द एंड प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इट इज कॉल्ड, यानी कि जो एंजाइम एक्शन यदि रुक गया है, एंजाइम की जो क्रिया विधि है वो यदि रुक गई है तो उसका एंड प्रोडक्ट क्या बनेगा किसी भी रिएक्शन का, उसे क्या कहेंगे, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन कहेंगे, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन कहेंगे, एलोस्टिक मॉड्यूलेशन कहेंगे या फिर फीडबैक मैकेनिज्म कहेंगे। राइट ऑप्शन की बात कर लें तो इसे अपन क्या कहते हैं, फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आगे बात करते हैं। देखिए, एंजाइम्स आर सिमिलर टू द कैटलिस्ट एज, यानी कि एंजाइम्स जो है वो उत्प्रेरक के समान होते हैं। किस प्रकार से, क्योंकि दोनों ही कैसे होते हैं, सेम पीएच पर काम करने वाले होते हैं। दोनों ही जो होते हैं स्मॉल क्वांटिटी में जरूरत पड़ती है। दे आर प्रोटीन इन नेचर, यानी कि वो प्राकृतिक रूप से या फिर प्रकृति में नेचर की प्रकृति होती है उनकी, सॉरी उनकी जो प्रकृति होती है प्रोटीन प्रकृति होती है, या फिर दे आर सेंसिटिव टू टेम्परेचर, या फिर वो तापमान के प्रति संवेदनशील होते हैं। तो यदि हम इसके सही उत्तर की बात करें तो इसका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा कि दे आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी, यानी कि इन दोनों की जो जरूरत है वो बहुत कम क्वांटिटी में, यानी कि बहुत कम मात्रा में हमें जरूरत पड़ती है। चाहे हम कैटेलिस्ट की बात कर लें, यानी उत्प्रेरक की बात कर लें, चाहे हम एंजाइम की बात कर लें। आगे बढ़ते हैं। देखिए, द एंजाइम्स विच फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स आर, यानी कि जो एंजाइम्स होते हैं जिनके मध्य कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं दो मॉलिक्यूल्स में, वो कौन सा एंजाइम होता है, लाइगेज एंजाइम होता है, लाइजेज एंजाइम होता है, आइसोमरेज होता है या फिर हाइड्रोलाइजेज एंजाइम होता है। इसके हम यदि सही उत्तर की बात करें तो बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि दो मॉलिक्यूल होते हैं उनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, वो कौन सा एंजाइम होता है, लाइजेज एंजाइम। तो हम इसे क्या कह सकते हैं कि ये जोड़ने वाला एंजाइम है, दो मॉलिक्यूल्स को जोड़ने वाला एंजाइम अपन इसे कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, द एंजाइम्स विच कैटेलाइज द रीअरेंजमेंट ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल्स आर, यानी कि ऐसे कौन से एंजाइम्स होते हैं या फिर कौन सा एंजाइम है जो कि एटम्स के जो मॉलिक्यूल होते हैं उनको रीअरेंज करता है। कौन सा एंजाइम है उत्प्रेरक की तरह काम करने वाला है, तो कैटालाइज नाम का एंजाइम होता है, आइसोमरेज होता है या फिर लाइजेस होता है या फिर पेरोक्सिडेज होता है। इसके हम यदि सही उत्तर की बात करें तो आइसोमरेज जो एंजाइम है वो ये काम करता है। राइट ऑप्शन है जिसका बी है और अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, एन ऑर्गेनिक कंपोनेंट टाइटली बाउंड टू द प्रोटीन पार्ट ऑफ कॉन्जुगेटेड एंजाइम इज, यानी कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड कंपोनेंट का मतलब क्या होता है कि इनका कार्बनिक जो इनका भाग होता है वो बहुत ज़्यादा टाइटली बाउंडेड रहता है किससे, प्रोटीन वाले भाग से। और
कॉन्जुगेटेड एंजाइम के जो प्रोटीन वाला पार्ट होता है उससे इनका जो कार्बन वाला भाग है वो बहुत टाइटली बाउंडेड रहता है, उसे अपन क्या कहते हैं, एपो एंजाइम कहते हैं, प्रो एंजाइम कहते हैं, कोफैक्टर कहते हैं या फिर प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। सही उत्तर की हम यहाँ पे बात करें तो डी ऑप्शन इसका क्या रहेगा, राइट ऑप्शन रहने वाला है। ठीक है, और एक चीज और होती है कि यदि हम एंजाइम से प्रोस्थेटिक ग्रुप को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप को रिमूव कर देते हैं, तो यही एंजाइम कैसे काम करने लग जाएगा, इनर्ट रूप से काम करने लग जाएगा, यानी कि विपरीत रूप से काम करने लग जाएगा। आगे बात करते हैं, देखिए अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सेलेवरी एमाइलेज वर्क बेस्ट पीएच एट बेस्ट पीएच, यानी कि जो सेलेवरी एमाइलेज होता है जो हमारे सलाइवा के अंदर पाया जाता है, लार के अंदर पाया जाता है, वो एमाइलेज कौन सी पीएच पर बेस्ट काम करता है, 6.7 पीएच पर, 7.2 पीएच पर, 8.8 पर या फिर 2.0 पर। इसके हम यदि सही उत्तर की बात करें तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, यानी कि स्लाइटली एसिडिक जो नेचर होता है उस पर ये काम करता है। सिलेवरी एमाइलेज जो एंजाइम होता है बेस्ट इसके लिए पीएच होती है। आगे बात करते हैं, देखिए इफ द इंटरमीडिएट प्रोडक्ट इनहिबिट्स द रेट ऑफ रिएक्शन इट इज, यानी कि जो इसका कोई भी रिएक्शन चल रही है उसका कोई इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेगा, वो क्या करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन को इनहिबिट कर देगा, कम करने का काम करेगा, तो इस चीज़ को क्या कहेंगे, फीडबैक इनहिबिशन कहेंगे, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कहेंगे, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कहेंगे या फिर एलोस्टिक मॉड्यूलेशन कहेंगे। इसके यदि हम सही उत्तर की बात करें तो डी ऑप्शन क्या रहेगा, इसका राइट आंसर रहेगा। आगे देखते हैं, देखिए मोस्ट ऑफ द बी कॉम्प्लेक्स विटामिन एक्ट एज, यानी कि जो बी कॉम्प्लेक्स विटामिन होती है वो कैसे काम करती है, एपो एंजाइम्स के रूप में काम करती है, कोफैक्टर के रूप में काम करती है, को एंजाइम के रूप में काम करती है या फिर प्रोस्थेटिक ग्रुप के रूप में काम करती है। सही सही उत्तर की बात करें तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए एंजाइम सुक्रेज एक्ट ऑन सॉरी, जो सुक्रेज नाम का एंजाइम होता है वो किस पर एक्ट करता है, सुक्रोज पर एक्ट करता है, ग्लूकोज पर करता है, फ्रक्टोज पर करता है या फिर स्टार्च के ऊपर काम करता है। तो हमें पता है जो सुक्रेज नाम का एंजाइम होता है वो सुक्रोज के ऊपर क्या करता है, एक्ट करता है, उसको ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट कर देता है। आगे बात करते हैं, देखिए इन होलोजाइम द एक्टिव साइट इज फॉर्म बाय, यानी होलोजाइम के अंदर जो एक्टिव साइट होती है वो कैसे बनती है, एपो एंजाइम से बनती है, कोफैक्टर से बनती है, ए और बी दोनों से बनती है या फिर विटामिन पी से बनती है। तो देखिए विटामिन पी तो कोई होता नहीं है, तो सी ऑप्शन इसका क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। आगे बात करते हैं, देखिए विच वन इज थर्मो लेवल, यानी कि थर्मो लेवल क्या होता है, कोफैक्टर होता है, को एंजाइम होता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है या फिर एपो एंजाइम होता है। सही उत्तर की बात करें तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए एन एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम इज लाइक प्रोस्ट्यूरेंस, पिट, लेवल एरिया या फिर बैंड, यानी कि एंजाइम के लिए जो एक्टिव साइट होता है वो किस तरीके का होता है, प्रोस्ट्यूरेंस होता है, पिट होता है, लेवल एरिया होता है या फिर बैंड होता है। सही उत्तर की बात करें तो पिट इसका क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए जाइमोजेंस आर, यानी कि जाइमोजेंस क्या होते हैं, को एंजाइम्स होते हैं, प्रो एंजाइम्स होते हैं, आइसोजाइम्स होते हैं या फिर एलोस्टिक एंजाइम्स होते हैं। सही उत्तर की हम यहाँ पे बात करें तो प्रो एंजाइम्स ही क्या होते हैं, जाइमोजेंस को क्या कहा जाता है, प्रो एंजाइम्स कहा जाता है। जाइमोजेंस की यदि मैं और आपको सिंपल भाषा में बताऊं या फिर प्रो एंजाइम्स कहा जाता है, तो जाइमोजेंस क्या होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म्स होती है, इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम, यानी कि एंजाइम की जो इनएक्टिव फॉर्म होती है उसे क्या कहा जाता है, जाइमोजेंस कहा जाता है। ठीक है, स्ट्रक्चरली स्ट्रक्चरली डिफरेंट एंड फंक्शनली सेम एंजाइम्स आर, यानी कि ऐसे कैसे एंजाइम्स, कौन से एंजाइम्स होते हैं जो कि फंक्शनल जिनका सेम होता है लेकिन उनकी संरचना कैसी होती है, भिन्न होती है, उन एंजाइम्स को क्या कहते हैं, आइसोमरेज एंजाइम कहते हैं, को एंजाइम कहते हैं, जाइमोजेंस कहते हैं या फिर आइसोजाइम कहते हैं। सही उत्तर की हम यहाँ पे बात करें तो उन्हें आइसोजाइम कहा जाता है, यानी कि उनकी फंक्शन बिल्कुल सेम होता है लेकिन उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, डिफरेंट होता है। आगे बात करते हैं, देखिए एलोस्टेरिक साइट इज द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम, साइट अदर देन एक्टिव साइट, बटरेसिंग साइट या फिर कैटालिटिक साइट। राइट ऑप्शन की हम यहाँ पे बात करें तो बी ऑप्शन क्या रहेगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए Km वैल्यू इज द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट Bmax, हाफ ऑफ Bmax, 1/4 ऑफ Bmax या फिर 2 Bmax। राइट ऑप्शन की हम यहाँ पे बात करें तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए के एम की वैल्यू, जो के एम का मतलब क्या होता है, तो देखिए ये क्या होती है, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन होती है जहाँ पे केमिकल रिएक्शन कैटेलाइज होती है किसी भी एंजाइम के द्वारा। ठीक है, आगे बात करते हैं, देखिए विच ऑफ द एंजाइम्स आर विद प्रोस्थेटिक ग्रुप, यानी कि कौन सा ऐसा एंजाइम है जो प्रोस्थेटिक ग्रुप के साथ होता है, यूरियस एंजाइम है, पेप्सिन एंजाइम है, एमिलेज एंजाइम है या फिर कैलोलेज नाम का एंजाइम है। इसके सही उत्तर की हम यहाँ पे बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कैलोलेज बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए एंजाइम सुटेबल टू कन्वर्ट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट टू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट इन, यानी कि ऐसा कौन सा एंजाइम है जो कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट कर देता है। ये चीज़ आपने जो ग्लाइकोलाइसिस होता है वहाँ पे ये चीज़ पढ़ी होगी, तो हमें बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चन है लिंक कर दिया गया, तो अच्छा क्वेश्चन बन जाता है ये। इसके यदि हम सही उत्तर की बात करें तो हमें पता है आइसोमरेज नाम का एंजाइम होता है जो कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर चेंज कर देता है, यानी कि क्या किया इसने, इनकी संरचना के अंदर परिवर्तन कर दिया। और अभी हम पीछे पढ़ के आए कि ऐसा एंजाइम कौन से होते हैं जो उनकी संरचना के अंदर परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें अपन क्या कहते हैं, आइसोमरेज कहते हैं। ठीक है, चलिए हाइएस्ट टर्न ओवर इज ऑफ द एंजाइम, यानी कि कौन सा ऐसा एंजाइम है जिसका हाईएस्ट टर्नओवर होता है, लाइसोजाइम होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज होते हैं, एमाइलेज होता है या फिर लाइपेज होता है।
सही उत्तर की बात करें तो बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आप बात करो कि टर्नओवर होता क्या है, तो देखिए टर्नओवर इज द नंबर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल दैट एंजाइम विल चेंज पर मिनट, यानी कि कितने मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट के उसने एक मिनट के अंदर चेंज कर दिए, वो सब उसका क्या होता है, टर्नओवर होता है। ठीक है, जैसे बात करें कार्बोनिक एनहाइड्रेट होता है, इसका टर्नओवर की बात करें तो इसका होता है 3.6 इंटू 10⁶, यानी कि 1 मिनट के अंदर ये इतने मॉलिक्यूल जो है सबस्ट्रेट के प्रोडक्ट के अंदर चेंज कर देता है। आगे बात करते हैं, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज विद द लोएस्ट टर्नओवर, यानी कि कौन सा ऐसा एंजाइम है जिसकी सबसे कम टर्नओवर होता है। लाइपेज नाम का एंजाइम होता है, एमएलएज नाम का एंजाइम होता है, लाइसोजाइम नाम का एंजाइम होता है, या फिर कार्बनिक एनहाइड्रेट होता है। तो बिल्कुल सी ऑप्शन क्या रहेगा, इसका करेक्ट आंसर रहेगा कि लाइसोजोम ऐसा है, लाइसोजाइम नाम का एंजाइम ऐसा है जो सबसे कम सबस्ट्रेट को 1 मिनट के अंदर प्रोडक्ट के अंदर चेंज कर पाता है। यदि इसकी बात करें टर्नओवर की कितना होता है, तो 3 × 10⁻⁻1 जिसका करेक्ट आंसर है, यानी कि ये 1 मिनट के अंदर इतने प्रोडक्ट्स को सबस्ट्रेट को जो है प्रोडक्ट के अंदर चेंज कर पाता है। आगे बात करते हैं, देखिए बायोकेमिकल रिएक्शन आर कैटालाइज्ड बाय, यानी कि जो बायोकेमिकल रिएक्शन होती है वो किसके द्वारा कैटालाइज होती है, जीन्स के द्वारा, एंजाइम्स के द्वारा, मिनरल्स के द्वारा, या फिर विटामिन के द्वारा। तो हमें पता है जो कैटालाइज होती है वो किसके द्वारा होती है, एंजाइम्स के द्वारा होती है। आगे बढ़ते हैं, देखिए सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड एंड हाइड्रोलाइटिक एंजाइम फिल्ड ऑर्गेनेलिज, इनकी कौन सा ऐसा ऑर्गेनेलिज है जो कि सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होता है और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम उसके अंदर पाए जाते हैं। तो सी ऑप्शन क्या रहेगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए ड्राई सीड्स कैन endure higher temperature than the germinating seeds because dry seeds are tender, dry seeds are hard, hydration makes the enzyme more sensitive to temperature, dry seeds have more reserve food। यानी कि ये हमसे पूछ रहा है कि जो ड्राई सीड्स होते हैं, यानी कि जो सूखे बीज होते हैं, वो ज़्यादा इंड्यूर होते हैं किस पे, हाई टेम्परेचर पर, किसके मुकाबले जो जर्मिनेटिंग सीड्स होते हैं। क्यों, क्योंकि इसके यदि हम सही उत्तर की बात करें तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ये रहेगा, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हाइड्रेशन मेक्स द एंजाइम मोर सेंसिटिव टू टेम्परेचर, यानी कि जो हाइड्रेशन होता है, पानी की जो मात्रा होती है, वो एंजाइम को ज़्यादा सेंसिटिव बना देती है, ज़्यादा संवेदनशील बना देती है, किसके मुकाबले, टेम्परेचर के मुकाबले। आगे बात करते हैं, देखिए अ नॉन प्रोटीनियस एंजाइम इज, यानी कि ऐसे कौन से एंजाइम होते हैं जो प्रोटीन से नहीं बने होते। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। उन एंजाइम को क्या कहा जाता है, तो इसके सही उत्तर की बात कर लें तो इसका जो डी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। उन्हें राइबोजाइम भी कहा जाता है, उनको राइबो न्यूक्लियस एंजाइम भी कहा जाता है। ये एंजाइम जो होते हैं प्रोटीन से मिलकर नहीं बने होते, ये आरएनए से मिलकर बने हुए होते हैं। ठीक है, चलिए द नंबर ऑफ नोन एंजाइम्स आर अबाउट, यानी कि कितने एंजाइम्स अब तक जो है खोजे जा चुके हैं। यदि हम इसके उत्तर की बात कर लें तो लगभग 2000 एंजाइम्स खोजे जा चुके हैं। देखिए ईच स्टेप ऑफ द मेटाबॉलिक पाथवे हैज इट्स ओन, यानी कि जो कोई भी मेटाबॉलिक पाथवे होता है उसके हर एक पद के लिए उसका क्या एक पर्टिकुलर क्या होता है, कोफैक्टर होता है या फिर एंजाइम होता है। तो हमें बताया कोई भी मेटाबॉलिक पाथवे चल रहा हो उसके हर स्टेप के लिए उसका खुद का एक अलग एंजाइम होता है। जैसे हमने अभी ऊपर देखा था ग्लाइकोलाइसिस की बात कर रहे थे, उसमें जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट था उसको फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के लिए जो एक स्टेप था उसके लिए अलग से एंजाइम आया था। ठीक है, अब देखिए अगला जो अपना टॉपिक है वो कौन सा है, विटामिन रहने वाला है, जिसमें अपन पहला क्वेश्चन विटामिन का, देखिए विटामिन वर डिस्कवर्ड बाय, यानी कि विटामिन की खोज किसने करी थी। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से तो क्वेश्चन बनता है। क्रैब नाम के साइंटिस्ट ने करी थी, कैसिमियर नाम के साइंटिस्ट ने करी थी, समर नाम के साइंटिस्ट सुमनिर ने करी थी, या फिर हैंसलेट ने करी थी। तो बिल्कुल जो सी फंक नाम के साइंटिस्ट थे, जिसे कैसिमियर फंक कहते हैं, उन्होंने विटामिन को क्या किया था, खोजा था। आगे बात करते हैं, विटामिन की स्टडी क्या कहलाती है, विटामिनोसिस कहलाती है, वाइटोलॉजी कहलाती है, वाइटामिनोलॉजी कहलाती है, या फिर कोई सी नहीं कहलाती। तो अच्छा जो ऑप्शन है इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, देखिए हमारी बॉडी के अंदर देयर शुड बी अ रेगुलर सप्लाई ऑफ विटामिन, बिकॉज हमारी बॉडी के अंदर रेगुलर विटामिन की सप्लाई होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि ये जो है एक्सक्रीट हो जाते हैं यूरिन के द्वारा, यदि ये एक्सेस अमाउंट में हमारी बॉडी के अंदर आ जाए। दे आर टू बी स्टोर्ड इन द लीवर, लीवर के अंदर स्टोर रहती है। दे प्रोवाइड एनर्जी, हमें एनर्जी प्रोवाइड कराती है। दे एक्ट एज कैटलिस्ट टू कैरी आउट मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म को चलाने के लिए ये एक तरीके से कैटलिस्ट का काम करती है। इसके सही उत्तर की बात करें तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं, देखिए विच विटामिन इज सिंथेसाइज्ड बाय बैक्टीरिया इन द डाइजेस्टिव ट्रैक ऑफ मेमल्स, यानी कि कौन सी ऐसी विटामिन है जो स्तनियों के अंदर बैक्टीरिया के द्वारा सिंथेसाइज की जाती है, बनाई जाती है डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर। विटामिन ए है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, विटामिन सी है, या फिर विटामिन के है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। विटामिन के ऐसी विटामिन होती है। आगे बात करते हैं, विट इज द लिपिड सॉल्युबल विटामिन, कौन सी ऐसी लिपिड सॉल्युबल विटामिन है, ए है, सी है, बी कॉम्प्लेक्स है, या फिर ऑल ऑफ द अबव है। तो यदि हम इसके राइट ऑप्शन की बात करें तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ से मैं आपको एक ट्रिक और बता देता हूँ, आपको ध्यान रखना है, WBC ट्रिक को ध्यान रखना है। इससे क्या होगा, W से वाटर सॉल्यूबल हो जाएगा, B से बी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, और C से विटामिन सी, यानी कि वाटर सॉल्यूबल विटामिन आपके सामने आ गई कौन कौन सी, बी कॉम्प्लेक्स और सी विटामिन वाटर सॉल्यूबल होती है। बाकी की जितनी भी होती हैं वो सारी की सारी कैसी हैं, फैट सॉल्यूबल विटामिन होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं, देखिए यहाँ पे हमको कॉलम 1 दिया हुआ है, कॉलम सेकंड दिया हुआ है, कॉलम 1 को सेकंड से मैच करना है, यानी कि हमको उनके विटामिन के नाम है उनको उनके साइंटिफिक नेम से क्या करना है, मैच करना है। देखिए विटामिन B2 का पायरिडॉक्सिन है, विटामिन B6 का राइबोफ्लाविन है, विटामिन B3 का फॉलिक एसिड है, विटामिन B9 का नियासिन है। तो हम यदि इसके सही उत्तर की बात करें तो देखिए B2 का जो नाम होता है वो राइबोफ्लाविन होता है। B6 की बात करें तो पायरिडॉक्सिन को B6 कहा जाता है।
B3 की बात करें तो देखिए नियासिन को B3 कहा जाता है और V9 को क्या कहा जाता है, फॉलिक एसिड कहा जाता है। ठीक है, तो यदि हम इसमें राइट ऑप्शन की बात करें तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। विटामिन एच कौन सी होती है, कोलिन होती है, फॉलिक एसिड होती है, बायोटिन होती है या फिर नियासिन होती है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बायोटिन को क्या कहा जाता है, विटामिन एच कहा जाता है। विटामिन सी कैसी होती है, फैट सोल्यूबल है, वाटर सोल्यूबल है, फैट और वाटर सोल्यूबल है या फिर इनसोल्यूबल फैट और वाटर। तो अभी मैंने आपको बताया था WBC, तो CRIN की कैसी होती है, वाटर सोल्यूबल होती है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए ब्लड क्लॉटिंग इज इम्पेयर्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग होती है वो नहीं हो पाते ठीक से यदि कौन सी विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाए, ए की, बी की, डी की या फिर के की। तो के विटामिन जो है वो ब्लड क्लॉटिंग से रिलेटेड होती है, तो इसका जो डी ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए मैच द डिफरेंट विटामिन विद डिजीज एसोसिएटेड विद डेफिशिएंसी, यानी कि इधर विटामिन दी हुई है और इनकी डेफिशिएंसी होने वाली डिजीज है। थायामीन के द्वारा, राइबोफ्लेविन के द्वारा, साइनोकोबालामिन के द्वारा या फिर फॉलिक एसिड के द्वारा कौन सी डिजीज होती है। तो एक तो हमें ये नहीं पता कि इनके साइंटिफिक नेम क्या होते हैं, तो अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो अपन देखते हैं, पहले थायामीन की बात करते हैं कि थायामीन से कौन सी डिजीज जो है उसकी कमी से, डेफिशिएंसी से होती है। तो देखिए थायामीन से जो होती है वो बेरी बेरी होती है, कहा जाता है B1 को क्या कहा जाता है, थायामीन कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं यदि हम इसको, तो राइबोफ्लेविन से किलोसिस नाम की डिजीज होती है। साइनोकोबालामिन से कौन सी होती है, परनीसिस एनीमिया हो जाता है। फॉलिक एसिड से एनीमिया डिजीज हो जाती है। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए राइबोफ्लाविन डेफिशिएंसी रेयर होती है, क्यों, क्योंकि इट इज नॉन एसेंशियल कंपोनेंट इन अवर बॉडी, इट इज प्रेजेंट इन ऑल फूड्स, इट इज सिंथेसाइज्ड बाय द इंटेस्टिनल बैक्टीरिया, इट इज रिक्वायर्ड इन वेरी माइन्यूट क्वांटिटी, सो इट्स डेफिशिएंसी डज नॉट ब्रिंग एनी नोटेबल इफेक्ट। सही उत्तर की बात करें तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये हमारे इंटेस्टिनल बैक्टीरिया के द्वारा सिंथेसाइज की जाती है, इसलिए राइबोफ्लाविन जो विटामिन है इसकी कभी भी डेफिशिएंसी हमारी बॉडी के अंदर नहीं होती। विच विटामिन फ्रॉम कोएंजाइम FMN या फिर FAD, कौन सी विटामिन है जो कि कोएंजाइम FMN और FAD को बनाती है, B6 होती है, B3 होती है, B2 होती है या फिर B5 होती है। सही उत्तर की बात करें तो B2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, B2 का नाम यदि आपसे पूछे तो B2 का नाम क्या होता है, राइबोफ्लेविन होता है, जो कि FMN और FAD का क्या बनाती है, कोएंजाइम बनाती है। आगे बात करते हैं, देखिए एंटी पेलार्जिक विटामिन कौन सी है, पेलाग्रिक विटामिन। तो नियासिन है, फॉलिक एसिड है, एस्कॉर्बिक एसिड है या फिर कोलिन है। सही उत्तर की हम यहाँ पे बात करें तो नियासिन विटामिन है, जिसकी कमी से कौन से रोग हो जाता है, पेलाग्रा रोग हो जाता है। तो एंटी पेलाग्रा कौन सी विटामिन होगी, नियासिन हो गई। आगे बात करते हैं, देखिए प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ एंटीबायोटिक एंड ईटिंग ऑफ रॉ एग डिस्ट्रॉय द फंक्शनिंग ऑफ, यानी कि एंटीबायोटिक का बहुत ज़्यादा यदि हम लंबे टाइम तक यूज़ करते हैं और अपन रॉ एग्स को ईट करते हैं, खाते हैं, तो ये कौन सी विटामिन की फंक्शनिंग को डिस्ट्रॉय कर देती है, विटामिन ए को, विटामिन एच को, विटामिन डी को या फिर विटामिन ई को। राइट ऑप्शन की हम यहाँ पे बात करें तो ये विटामिन एच, यानी कि जो नियो बायोटिन जो विटामिन होती है उसकी फंक्शनिंग को क्या कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है। ठीक है, आगे बात करते हैं, सिट्रस फ्रूट आर रिच इन, यानी कि जो सिट्रस फ्रूट होते हैं, खट्टे फल होते हैं, वो कौन सी विटामिन से रिच होते हैं, वो विटामिन सी से रिच होते हैं। आगे बात करते हैं, विटामिन सी की डेफिशिएंसी कौन सी बीमारी कॉज करती है, पेलेग्रा करती है, एनीमिया करती है, स्कर्वी करती है, जीरोफ्थैल्मिया करती है। तो सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। फिश लीवर ऑयल आर रिच इन, यानी कि जो फिश का लीवर ऑयल होता है वो कौन सी विटामिन से रिच होता है, ए और ई से, ए और डी से, सी और डी से या फिर ई और डी से। सही उत्तर की हम यहाँ पे बात करें तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो ए और डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, देखिए जीरोफ्थैल्मिया इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई, हाइपर विटामिनोसिस ऑफ विटामिन डी, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए या फिर हाइपर विटामिनोसिस ऑफ विटामिन ए। यानी कि जीरोफ्थैल्मिया जो डिजीज होती है वो किसकी वजह से होती है, तो हमें पता है जो डेफिशिएंसी होती है विटामिन ए की, यानी कि रतौंधी जो रोग होता है विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है, अगला जो अपना टॉपिक आने वाला है वो देखिए ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के हम यहाँ पे बात करेंगे, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। चलिए, तो बायो मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं, इनऑर्गेनिक होते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं, ए और बी दोनों होते हैं या फिर वाइटल्स होते हैं। तो होते हैं वो इनऑर्गेनिक भी होते हैं और ऑर्गेनिक होते हैं, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर जाएगा। आगे बात करते हैं, देखिए नॉन मिनरल एसेंशियल एलिमेंट्स आर, यानी कि कौन से ऐसे एसेंशियल एलिमेंट्स हैं जो कि नॉन मिनरल होते हैं, कार्बन होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं, ऑक्सीजन होते हैं, सल्फर, फॉस्फोरस, कार्बन, फॉस्फोरस, हाइड्रोजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, कार्बन, सल्फर। सही उत्तर की यहाँ पे बात करें तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच लिपिड कॉज हर्ट एलिमेंट्स, ठीक है, कौन सी लिपिड ऐसे जो हर्ट एलिमेंट्स को कॉज करती है, देखिए फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल होता है या फिर ट्राइग्लिसराइड होता है। सही उत्तर की बात करें तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोलेस्ट्रॉल जो होता है धीरे धीरे जो ब्लड की वॉल्स होती हैं उन पे, ब्लड वेसल्स की जो वॉल होती है उन पर डिपॉजिट होना स्टार्ट कर देता है, जिससे उनकी जो मोटाई होती है या उनके जो डायमीटर होता है वो कम होना स्टार्ट हो जाता है, वो पतली हो जाती है, जिसकी वजह से जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाता है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं, सिंपलेस्ट अमीनो एसिड, यानी कि कौन सा ऐसा अमीनो एसिड है जो सिंपलेस्ट होता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ग्लाइसिन है, लाइसिन है, ल्यूसिन है या फिर ट्रिप्टोफान है। राइट ऑप्शन की हम यहाँ पे बात करें तो ग्लाइसिन ऐसा अमीनो एसिड है जो सबसे सिंपलेस्ट होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मोनोसेक्राइड फाउंड इन न्यूक्लिक एसिड डीएनए इज, यानी कि कौन सा ऐसा मोनोसेक्राइड है जो कि न्यूक्लिक एसिड डीएनए के अंदर पाया जाता है, डीऑक्सीराइबोस होता है, प्यूरिन होता है, राइबोस होता है, शुगर होता है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डीएनए की फुल फॉर्म ही क्या होती है, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। आगे बढ़ते हैं, देखिए
मार्क द सेट ऑफ मॉलिक्यूल्स मेड अप ऑफ होमोपोलीसैकेराइड, यानी कि कौन सा ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि होमोपोलीसैकेराइड से मिलकर बनते हैं। ग्लाइकोजन है, स्टार्च है, सेल्यूलोज है। होमोपोलीसैकेराइड का मतलब आप समझ लीजिए, यानी कि एक ही प्रकार के जो सैकेराइड्स होते हैं उसको अपन क्या कहते हैं, होमोपोलीसैकेराइड कहते हैं। स्टार्च है, इंसुलिन है, काइटिन है। ग्लाइकोजन है, हेमिसेल्यूलोज है, लिग्निन है। पैक्टिन है, ग्लाइकोजन, स्टार्च है। राइट ऑप्शन की हम यहाँ पे बात करें तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो ग्लाइकोजन है, स्टार्च है, सेल्यूलोज है, सबकी जो मोनोमर यूनिट होती है, यानी कि इनके जो मोनोसैकेराइड पाया जाता है वो कौन सा पाया जाता है, ग्लूकोज का मोनोसैकेराइड्स पाया जाता है, यानी कि ग्लूकोज की यूनिट से मिलकर बनते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए द मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन नेचर, यानी कि कौन सा ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो मोस्ट अबंडेंट होता है इस प्रकृति के अंदर। ग्लाइकोजन है, सेल्यूलोज है, स्टार्च है या फिर काइटिन है। राइट ऑप्शन की हम यहाँ पे बात करें तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज विच इज इनकी जो प्लांट्स की सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज से मिलकर बनी हुई होती है। सेल्यूलोज बेसिकली होता क्या है कि कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, अमीनो एसिड्स या फिर लिपिड है। तो हमें पता है जो सेल्यूलोज होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है और सेल्यूलोज का एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिए कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टोर इन द एनिमल बॉडी इन द फॉर्म ऑफ, यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं एनिमल बॉडी के अंदर स्टोर रहते हैं किस फॉर्म के अंदर, ग्लूकोज के अंदर, ग्लाइकोजन के अंदर, स्टार्च के अंदर या फिर फ्रक्टोज के अंदर। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिंपल प्रोटीन, कौन सी इनमें से सिंपल प्रोटीन होती है। क्रोमोप्रोटीन होती है, म्यूकोप्रोटीन होती है, न्यूक्लियोप्रोटीन होती है या फिर ग्लोबुलिन होती है। तो यदि हम यहाँ पे सिंपलेस्ट प्रोटीन की बात कर लें तो जो ग्लोबुलिन प्रोटीन होती है वो सिंपल प्रोटीन होती है। आगे बात करते हैं, देखिए माल्टोज इज फॉर्म ऑफ, यानी कि जो माल्टोज होता है जो कि एक डाइसेकेराइड है वो कौन कौन सी यूनिट से मिलकर बनेगा, दो ग्लूकोज की यूनिट से बनेगा, एक ग्लूकोज एक फ्रक्टोज से बनेगा, एक फ्रक्टोज एक गैलेक्टोज से बनेगा, एक ग्लूकोज या फिर एक गैलेक्टोज से बनेगा। राइट उत्तर की हम यहाँ पे बात करें तो दोनों ग्लूकोज की जो यूनिट्स होती हैं वो मिलकर क्या बनाती है, माल्टोज का फॉर्मेशन करती है। ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं आपके पास यदि नोट्स के अंदर लिखे हुए होंगे उनको जरूर पढ़ के जाइएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए द शुगर फाउंड इन फ्रूट्स हनी एंड नेक्टर, यानी कि मकरंद, शहद और फलों के अंदर कौन सी शुगर पाई जाती है, ग्लूकोज होती है, सुक्रोज होती है, फ्रक्टोज होती है, फिर गैलेक्टोज होती है। तो फ्रूट शुगर अपन जिसे कहते हैं उसके राइट ऑप्शन की बात करें तो फ्रक्टोज को क्या कहा जाता है, फ्रूट शुगर कहा जाता है। याद आप कैसे करेंगे, फ्रूट भी एफ से शुरू होता है, फ्रक्टोज भी एफ से शुरू होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिए अनसेचुरेटेड फैटी एसिड है, यानी कि अनसेचुरेटेड जो फैटी एसिड होते हैं उनके बाद कुछ डबल बॉन्ड्स होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, सॉलिड नेचर एट रूम टेम्परेचर होते हैं या फिर कोई सा इनमें कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है। तो राइट ऑप्शन की बात कर लें, इनके पास क्या पाए जाते हैं, कुछ डबल बॉन्ड्स पाए जाते हैं। सैचुरेटेड की बात करते हैं तो वहाँ पे केवल सिंगल बॉन्ड हमें देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखिए एन एसिडिक अमीनो एसिड हैज एन एल्कलाइन आर चेन कंटेनिंग एन एक्स्ट्रा, यानी कि कोई एसिडिक अमीनो एसिड है उसके पास एक एल्कलाइन की एल्किल की आर चेन तो होती है लेकिन उसके अलावा कौन सा ग्रुप होता है जिसको एसिडिक बनाता है, COOH ग्रुप होता है, NH2 ग्रुप होता है, OH ग्रुप होता है या फिर CH2 ग्रुप होता है। तो आप सबको पता है जो अमीनो एसिड एसिडिक होंगे उनके पास COOH ग्रुप पाया जाएगा, यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप पाया जाएगा जो कि उनके लिए एसिडिक जो नेचर है उनका प्रोवाइड कराएगा। तो कार्बोक्सिलिक क्या है, एक प्रकार का एसिडिक ग्रुप है। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेंटोज शुगर, यानी कौन सी इनमें से पेंटोज शुगर है, ग्लूकोज है, गैलेक्टोज है, फ्रक्टोज है या फिर रिब्यूलोज है। तो सही उत्तर की हम यहाँ पे बात कर लें तो रिब्यूलोज जो है वो क्या है, एक प्रकार की पेंटोज शुगर होती है। ठीक है, बाकी जो ग्लूकोज की बात करें, फ्रक्टोज की बात करें, गैलेक्टोज की बात करें, ये कैसी शुगर होती है, हेक्सोज की शुगर होती है। ठीक है, चलिए द बेसिक अमीनो एसिड अमंग द फॉलोइंग इज, यानी कि इनमें से कौन सा एक बेसिक अमीनो एसिड है, बेसिक का मतलब होता है क्षारीय, जिसका नेचर कैसा हो, क्षारीय अमीनो एसिड हो। तो ग्लाइसिन है, सिस्टीन है, एस्पार्टीम है या फिर लाइसिन है। सही उत्तर की हम यहाँ पे बात करें तो लाइसिन जो है वो कैसा होता है, क्षारीय अमीनो एसिड होता है। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एस कंटेनिंग अमीनो एसिड, यानी कि एस का मतलब होता है सल्फर। एस का मतलब क्या है यहाँ पे, सल्फर, यानी कि कौन सा अमीनो एसिड ऐसा है जिसके अंदर सल्फर हमें देखने को मिलता है। फेनिल एलाइन है, ट्राइरोसिन है, सिस्टीन है या फिर ट्रिप्टोफैन है। सही उत्तर की हम यहाँ पे बात करें तो सिस्टीन के अंदर क्या पाया जाता है, सल्फर पाया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए CnH2nOn इज द जनरल फॉर्मूला, यानी कि ये किसका सामान्यतः जो मॉलिक्यूलर जनरल फॉर्मूला है, फैट्स का है, विटामिन का है, प्रोटीन्स का है या फिर कार्बोहाइड्रेट का है। तो हमें पता है ये किसका जनरल फॉर्मूला होता है, ये कार्बोहाइड्रेट का होता है। जैसे C6H12O6, तो यहाँ पे आप यदि इसकी तुलना करोगे तो देखिए एन की जगह हमने 6 रख लिया, एन की जगह हम 6 रखेंगे उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे एन रखेंगे तो ये ग्लूकोज का फॉर्मूला बन गया। ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, चलिए द प्रोटीन विच एग्जिस्ट इन द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, यानी कि कौन सी ऐसी प्रोटीन है जो कि चतुर्थक रूप में देखने को हमें मिलती है। पेप्सिन है, हीमोग्लोबिन है, लैपिज है या फिर कोलेजन है। इसके हम यदि सही उत्तर की बात करें तो हीमोग्लोबिन प्रोटीन जो है वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के अंदर देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं, देखिए विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल, यानी कि कौन सा ऐसा एंजाइम है जो कि सेल साइकिल के रेगुलेशन में हेल्प करता है। साइक्लिन डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज है, साइक्लिन AMP डिपेंडेंट फॉस्फोडाइएस्टरेज है, DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज है या फिर DNA ग्लाइकोसाइलेज है। सही उत्तर की हम यहाँ पे बात करें तो ए ऑप्शन क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। विच अमंग द फॉलोइंग इज द डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, यानी कि कौन सा इनमें से ऐसा है जो कि अदर से डिफरेंट है। ग्लाइकोजन है, स्टार्च है, सेल्यूलोज है या फिर इंसुलिन है। सही उत्तर की बात करें तो इंसुलिन इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आप पूछोगे ये डिफरेंट क्यों है, तो देखिए ग्लाइकोजन जो है, स्टार्च है और सेल्यूलोज है, ये सब क्या है, होमोपॉलीसेकेराइड है। इंसुलिन क्या है, यहाँ पे एक प्रकार का प्रोटीन है। ठीक है, चलिए
आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्टार्च डैश कलर विद आयोडीन, यानी कि हम यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट के पहचान की बात करते हैं तो आयोडीन के साथ ये कौन सा कलर देते हैं। स्टार्च का है एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट जब आयोडीन के साथ क्रिया करते हैं तो क्रिया करने के बाद कौन सा कलर प्रदान करते हैं, ब्लू कलर हमें प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज इरिवर्सिबली इनवर्सिबली फाउंड इन द प्रोटीन्स बट नॉट इन ऑल कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स। सही उत्तर की हम यहाँ पे बात करें तो इसका जो राइट ऑप्शन है नाइट्रोजन रहेगा। ठीक है, यानी कि कभी कभी जो है ये नाइट्रोजन जो प्रोटीन के अंदर हमें देखने को मिलता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स के अंदर ये कभी भी हमें देखने को नहीं मिलेगा। विच इज द फाइब्रस प्रोटीन, है कि कौन सी में से फाइब्रस प्रोटीन होती है। हीमोग्लोबिन होती है, ग्लोबुलिन होती है, कोलेजन होती है, या फिर एल्बुमिन होती है। तो कौन सी तंतुनुमा प्रोटीन से ये हमसे पूछ रहा है, तो आपको पता है जो तंतुनुमा प्रोटीन होती है वो कौन सी होती है, कोलेजन प्रोटीन होती है, जिससे हमारे जो फाइबर्स होते हैं, कोलेजन फाइबर जिससे हमारी स्किन मिलकर बनी हुई होती है। ठीक है, और ये इसके यदि फाइबर की बात करें तो फाइबर भी कैसे होते हैं, इनसॉल्युबल फाइबर्स होते हैं। ठीक है, जो कनेक्टिव टिश्यू के अंदर देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं। सेल्यूलोज ऐसा, सेल्यूलोज क्या है, ब्रांच चेन विद अल्फा 14 एंड अल्फा 16 लिंकेज है। अनब्रांच चेन है किसकी, अल्फा 14 लिंकेज की। ब्रांच चेन है किसकी, बीटा 14 एंड बीटा 16 लिंकेज की। और अनब्रांच चेन है किसकी, बीटा 14 लिंकेज की। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सेल्यूलोज होता क्या है, तो आपको पता है कि सेल्यूलोज जो है वो अनब्रांच्ड चेन होती है किसकी, बीटा 14 लिंकेज के साथ। आगे बढ़ते हैं। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट असेंशियल फैटी एसिड, नहीं ये निम्न में से कौन सा ऐसा असेंशियल फैटी एसिड नहीं है। लिनोलिक है, लिनोलेनिक है, पाल्मेटिक है, या फिर आर्किडोनिक है। सही उत्तर की यहाँ पे बात करें तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ओवल इसेंट्रिक स्टार्च ग्रेन्स आर फाउंड इन, यानी कि जो ओवल इसेंट्रिक स्टार्च ग्रेन्स है कहाँ पे पाए जाते हैं, राइस के अंदर पाए जाएंगे, मेज के अंदर, पोटैटो के अंदर, या फिर व्हीट के अंदर। सही उत्तर की यहाँ पे बात करें तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन अमीनो एसिड्स आर जनरली, यानी कि जो प्रोटीनियस अमीनो एसिड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, लिवो रोटेटरी होते हैं, यानी कि एल रोटेटरी होते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी होते हैं, स्टैटिक होते हैं, या फिर ए और सी दोनों होते हैं। सही उत्तर की बात कर लें तो बिल्कुल ए और सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कभी भी डी रोटेटरी अमीनो एसिड्स नहीं होते हैं जो प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, एन एरोमेटिक अमीनो एसिड, यानी कि कौन सा इनमें से अमीनो एसिड जो है एरोमेटिक होता है। फेनिल एलानिन है, टायरोसिन है, सॉरी थ्रियोनिन है, ग्लूटामाइन है, या फिर सिस्टीन है। सही उत्तर की यहाँ पे बात करें तो फेनिल एलानिन कैसा होता है, एरोमेटिक अमीनो एसिड होता है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। CnH2nO2 क्या है, देखिए अनसेचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, सेचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, फिर फैट होते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा ये कैसे होते हैं, सेचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। हेक्सोज बेस्ड कीटोनिक ग्रुप इज, यानी कि कौन सा ऐसा जो हेक्सो शुगर है लेकिन उसके पास कीटोन ग्रुप पाया जाता है। ग्लूकोज है, इलेक्ट्रोज है, फ्रक्टोज है, या फिर मेनोज है। सही उत्तर की यहाँ पे बात करें तो फ्रक्टोज जो है उसके पास ये हेक्सो शुगर है, ये तो हमें पता है, लेकिन इसके बाद क्या होता है, एक कीटोन ग्रुप भी प्रेजेंट होता है। विच प्रोटीन फॉर्म्स हेयर, हॉर्न्स एंड क्लोज, यानी कि कौन सी ऐसी प्रोटीन है जो कि बाल बनाती है, हॉर्न्स बनाती है, यानी सींग बनाती है, क्लोज यानी कि पंजे के नाखून बनाती है। कोलेजन है, केराटिन है, कॉन्ड्रिन है, ओसिन है। तो हमें पता है केराटिन प्रोटीन जो है बाल का निर्माण करती है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, कॉमनली यूज्ड टेबल शुगर इज, यानी कि जो हम टेबल के अंदर या फिर चाय के अंदर जो चीनी यूज़ करते हैं कौन सी होती है, ग्लूकोज होती है, सुक्रोज होती है, फ्रक्टोज होती है, माल्टोज होती है। तो हम सबको पता है वो कौन सी होती है, सुक्रोज होती है। सही उत्तर की बात करें हम यहाँ पे तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विच कार्बोहाइड्रेट इज नॉट डाइजेस्टेड बाय मैन, यानी कि कौन सा ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो कि मैन के द्वारा डाइजेस्ट नहीं किया जाता। एमाइलेज है, सेल्यूलोज है, एमाइलोपेक्टिन या फिर ग्लाइकोजन है। तो सेल्यूलोज जो होता है एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड है, इसको कभी भी मैन डाइजेस्ट नहीं कर सकता। यही कारण है कि मनुष्य घास नहीं खाता है। बाकी जो कुत्ते सॉरी जो मवेशियाँ जो होती हैं उनके अंदर ये चीज़ होती है कि कार्बोहाइड्रेट के अंदर कौन सा जो पॉलीसेकेराइड होते हैं उसको पचा जाते हैं, सेल्यूलोज को पचा जाते हैं, इसलिए वो घास खाते हैं। ठीक है, ऑल द फॉलोइंग आर म्यूकोपॉलीसेकेराइड एक्सेप्ट, यानी कि सारे के सारे म्यूकोपॉलीसेकेराइड होते हैं। एक को छोड़ के हेपेरिन है, केराटिन सल्फेट है, हाइलुरोनिक एसिड है, या फिर सेल्यूलोज एसीटेट है। सही उत्तर की यहाँ पे बात करें तो डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेल्यूलोज एसीटेट क्या करता है, एक तरीके से स्ट्रॉन्ग ये क्या करता है, पॉलीसेकेराइड को स्टोरेज करने का काम करता है, और ये फाइबर बनाने का काम करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पिकअप द ओड वन आउट, यानी कि इनमें से कौन सा अलग है, विषम है, वो पहचानना में। नेचुरल सिल्क है, कोलेजन फाइबर है, होप वेव है, या फिर सेल्यूलोज है। तो यदि हम इसके सही उत्तर की बात करें तो सेल्यूलोज क्या है यहाँ से अलग है, क्योंकि सेल्यूलोज क्या है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। बाकी सारे के सारे क्या है, प्रोटीन्स है। ये भी प्रोटीन है, ये भी प्रोटीन है, ये भी प्रोटीन है। सेल्यूलोज क्या है, कार्ब्स है। ठीक है, चलिए, नंबर ऑफ प्रोटीन अमीनो एसिड्स आर, इनकी प्रोटीन्स अमीनो एसिड्स के कितने नंबर्स होते हैं, तो हमें पता है कितने अमीनो एसिड्स जो प्रोटीन्स बनाते हैं वो 20 होते हैं नंबर के अंदर। ठीक है, तो राइट ऑप्शन की बात करें तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हमने कुछ क्वेश्चंस किसके कर लिए, बायोकेमिस्ट्री कर लिए। आगे देखते हैं अपन कौन सी यूनिट कर पाते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। देश से प्यार करें, माता पिता से प्यार करें। जय हिंद।